हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी आरओ की परीक्षा तो आप लोग की हुई थी, लेकिन कुछ कारणों से आपकी परीक्षा होने के बाद भी कैंसिल हो गई। और उसके बाद अभी जैसे कि आप लोग खबरों में, न्यूज़ में देख रहे होंगे कि आपकी परीक्षा जो अभी डेट निर्धारित होने वाली है वो लगभग अक्टूबर या नवंबर में आपकी प्रीलिम्स की परीक्षा होने वाली है। यानी कि आपके पास लगभग अभी से देखा जाए तो लगभग 6 से 7 महीने का आप लोग के पास समय है, जिसमें कि यदि आप लोग प्री के साथ साथ यदि आप चाहें तो मेंस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी हमारे साथ डॉक्टर CL त्रिपाठी सर हैं। आपने यूट्यूब चैनल पर इनका देखा होगा, प्रज्ञा प्रवाह चैनल, उस पर देखा होगा। तो सर बहुत ही अच्छी गाइडेंस वहाँ पर देते रहते हैं। तो सर से ही आज के इस वीडियो में जानेंगे कि जो ये 5 से 6 महीने के आप लोग का समय है, इसमें किस तरीके से मेंस की तैयारी की जाए और उसके साथ साथ प्री की भी तैयारी कैसे की जाए। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पूरा फोकस होने वाला आरओ का जो मेंस का टॉपिक होता है, जिसमें निबंध, पत्र लेखन वगैरह हो गया, सब कुछ आज के इस वीडियो में कवर करेंगे, कैसे आपकी तैयारी होनी चाहिए। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर बहुत बहुत आभार विभांशु जी। और निश्चित रूप से आप प्रतियोगियों के लिए एक उपकृत तरीके से चीज़ों को रखते हैं और इससे लोग लाभान्वित होते हैं, और यही कारण है कि निरंतर आप प्रगति को और आगे बढ़ रहे हैं, और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं भी हैं। अब जो आपने अभी जस्ट कहा कि आज 22 अप्रैल है, विश्व पृथ्वी दिवस भी है, और हमें पर्यावरण को संरक्षित रखना है। और इसी के साथ साथ जो हमारा आंतरिक पर्यावरण है, आंतरिक पर्यावरण का अभिप्राय है हमारे प्रतियोगियों का आंतरिक पर्यावरण, वो किस प्रकार से अपने आप को संवर्धित करे, संरक्षित करे, आगे बढ़ाए, इसी के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी लगभग 6 महीने हैं। 6 महीने में आपको ये ध्यान में रखना है कि जो, जैसा कि अभी आपने कहा कि मेंस अर्थात मुख्य परीक्षा, इसमें नाम में ही मुख्य लिखा है, मतलब प्रारंभिक परीक्षा केवल एक पायदान है। असली परीक्षा आपकी मुख्य परीक्षा है, और समीक्षा अधिकारी में कहें, के संदर्भ में कहें तो ये मुख्य नहीं, ये अंतिम परीक्षा है, क्योंकि यहाँ पर साक्षात्कार नहीं है। तो एक तरह से समझिए कि आपका सब कुछ यही है, यही आपका भविष्य तय करने वाली है। तो इस पर बिल्कुल केंद्रित रहने की आवश्यकता है। और यह भी अच्छी तरह से समझ लीजिए कि प्रारंभिक परीक्षा पास करना कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं है। केवल ये समझिए कि प्रारंभिक परीक्षा ना पास होना अपने आप में बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि यही वो सीढ़ी है। लेकिन केवल प्रारंभिक परीक्षा पर अटके रहना की जो स्थिति होती है वह कहीं से भी उचित नहीं है। इसलिए हमेशा, चाहे वो PCS की परीक्षा हो, चाहे IAS की परीक्षा हो, चाहे समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हो, प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी अवश्य हो जानी चाहिए। ठीक है। तो अब इस संदर्भ में क्या करना है हमको? आप प्रारंभिक परीक्षा पढ़ रहे हैं, आपने समीक्षा अधिकारी की बात की, तो उसमें एक पेपर GS का होता है, मुख्य परीक्षा में भी GS का होता है। वही पैटर्न है, वही प्रक्रिया है। यहाँ पर PCS की तरह वर्णनात्मक नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आपके आएंगे, मुख्य परीक्षा में भी आएंगे, प्रारंभिक परीक्षा में आएंगे। तो इसमें यह प्रश्न उठता ही नहीं कि हम GS की मुख्य परीक्षा के लिए क्या करें। आप जो जी बिल्कुल वही है, जो GS की प्रारंभिक परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं वही आपको मुख्य परीक्षा के लिए पढ़ना है। ठीक इसी प्रकार से सामान्य हिंदी की वस्तुनिष्ठ की बात है, यहाँ पर भी वस्तुनिष्ठ रहेगा सामान्य हिंदी का पेपर, और मुख्य परीक्षा में भी सामान्य हिंदी का जो पेपर है एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का रहता है। तो एक प्रकार से समझिए कि समीक्षा अधिकारी की परीक्षा ने आपको यह अवसर दे दिया है, यह रणनीति दे दी है कि आप प्रारंभिक परीक्षा को पढ़ते हुए भी मुख्य परीक्षा पढ़ रहे हैं। मतलब आपका आधा भार यही हल्का हो गया। अब आपके ऊपर भार कहाँ है? आपके ऊपर भार है सामान्य हिंदी का जो वर्णनात्मक भाग होता है, इसको डिस्क्रिप्टिव पोर्शन कह सकते हैं, और दूसरा निबंध। ये दोनों बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। अब इसमें किस प्रकार से रणनीति होनी चाहिए, हम लोग इस संदर्भ में चर्चा कर लेते हैं। तो अब देखिए कि सामान्य हिंदी का जो मुख्य परीक्षा का भाग है वह बटा हुआ है। पहला भाग किससे संबंधित है? पहला भाग संबंधित है व्याख्या से, सारांश से और शीर्षक से। यह 21 नंबर का होता है। ठीक है। अब ये समझिए कि जो व्याख्या होती है यह बिल्कुल बता देती है कि आपका व्यक्तित्व क्या है, यह आपके व्यक्तित्व का लिखित दर्पण है। ठीक है। इसी प्रकार से निबंध भी आपके व्यक्तित्व का लिखित दर्पण है। इससे परीक्षक समझ जाता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, क्योंकि वही एक्सप्रेस होता है। तो हमको इसको किस रूप में करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, इन्हीं सब बिंदुओं पर हमारा फोकस रहने वाला है। तो आप समझिए, जैसे शीर्षक, हम एक एक करके लेते हैं। जैसे शीर्षक है, तो मैं देखता हूँ अधिकांश उत्तर पुस्तिकाएँ आती हैं तो उसमें शीर्षक पूरा वाक्यों में लिख दिया जाता है। जबकि शीर्षक क्या होना चाहिए? शीर्षक बिल्कुल छोटे से छोटे शब्द में, 2 शब्द में, 3 शब्द में अधिक से अधिक होना चाहिए। तमाम लोग कहते हैं कि अरे पैराग्राफ में इतनी ढेर सारी चीज़ें रहती हैं, हम कैसे बड़ा शीर्षक लिखें। तो मैं उनको उदाहरण देता हूँ कि महाभारत
सबसे बड़ा ग्रंथ है और एक शब्द में लिख दिया गया महाभारत, रामायण एक शब्द में लिख दिया गया रामायण। तो इस प्रकार से आपका जो शीर्षक रहता है वहाँ पर भी, अब इसको कैसे पहचानने, इसके तरीके क्या होते हैं, तो शुरू में ही प्रायः शुरू में उसके बारे में वर्णन रहता है, एक दो वाक्य आ जाते हैं, जैसे साहित्य और समाज आ गया, या आया था तीसरी दुनिया में नियोजन और विकास। तो शुरू में ही वो संकेत कर देते हैं कि ये शीर्षक होता है, या अंत में लिखा रहता है। और मान लीजिए कि नहीं इन सब में लिखा है तो आप देख लीजिए कि वस्तुतः किसके बारे में बार बार वर्णन किया गया है। क्या धर्म के बारे में वर्णन किया गया है, शिक्षा के बारे में वर्णन किया गया है, शिक्षा की महत्ता बताई गई है, साहित्य का जीवन पर प्रभाव बताया गया है। तो इन सब से आपको शीर्षक को छोटे रूप में रखना है। और इसी के साथ यह भी ध्यान में रखना है कि लोक सेवा आयोग में जो लोगों ने अपनी उत्तर पुस्तिकाएं देखी है सूचना अधिकार के तहत, तो वहाँ पर ये चीज़ देखने में आई है कि अगर आपने शीर्षक को एक वाक्य में परिभाषित कर दिया है, जैसे कि शीर्ष किसी गद्यांश के शीर्ष में स्थित वह पद होता है जो गद्यांश के मुख्य भाव को प्रतिबिंबित करता है और उपर्युक्त मानक के आधार पर यह शीर्षक होगा, तो निश्चित रूप से आपको 3 में 3 अंक मिल जाते हैं। उसके बाद दूसरा भाग है सारांश। सारांश पे लोग गलती क्या करते हैं कि उसमें लिखेंगे प्रस्तुत गद्य खंड में ऐसा कहा गया है। सारांश का मतलब होता है कि बहुत ही छोटे रूप में रखना। सार अंश, सार माने एक तो जैसे समझिए कि सरसों है, सरसों का सार क्या होगा, तेल होगा, और उसके भी एक अंश को वहाँ पर रखना होता है। तो इस प्रकार से उसके मुख्य तत्व को रखना होता है। और अगर आपने उसमें प्रस्तुत गद्यांश लिख दिया या बाहर के तथ्यों को जोड़ दिया तो आप समझिए कि आप 0 अंक पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि सारांश का आबासा क्या होता है, सारांश का काखा गा क्या होता है, और इससे क्राइटेरिया निर्धारित हो जाती है। तो आपको इसके लिए बार बार उस पैराग्राफ को पढ़ना है। पैराग्राफ को पढ़ने के पश्चात ये समझिए कि जैसे कोई व्याख्यान दिया जाता है उसको संक्षेप रूप में आपको प्रस्तुत करना होता है। इसके पीछे कारण यह है कि जब आप समीक्षा अधिकारी बनने जा रहे हैं तो वहाँ पर बड़े बड़े लेटर आएंगे, उस लेटर की समरी आपको अपने जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, जो उच्चाधिकारी हैं, उन्हें समझानी पड़ेगी, उन्हें बतानी पड़ेगी, और इसलिए ये प्रविधि रखी गई है। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि केवल बताना नहीं पड़ता, उनकी व्याख्या करनी पड़ती है, उनको विस्तार देना होता है, तो इसलिए क्या हो गया, इसलिए वहाँ पर व्याख्या का खंड रखा गया है। बाकी वहाँ पर आपको हिंदी साहित्य की तरह व्याख्या और सारांश लिखने के लिए जब आप पदस्थापित हो जाएंगे तो उसके पीछे यह आवश्यकता नहीं, लेकिन इसका मनोविज्ञान यही है कि आप ये समझे रहें कि किसी भी चीज़ को छोटे से छोटे रूप में और बड़े से बड़े रूप में कैसे प्रस्तुत किया जाता है। मैं हमेशा हनुमान जी का उदाहरण देता हूँ कि जिसे हनुमान जी जरूरत पड़ने पर अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना। और ठीक है, उसके बाद फिर ये तो सारांश हो गया। फिर जब बड़ा करना है तो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास दून का विरूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा अपना बदन बढ़ा रहे हो वैसे वैसे हनुमान जी अपना दूना रूप दिखाते जा रहे हैं। तो जैसे आवश्यकता पड़े तो आप किसी भी चीज़ की अपने जो उच्चाधिकारी हैं उनके समक्ष व्याख्या भी कर सकते हैं, उसको विस्तार से समझा भी सकते हैं। तो ये आप हनुमान जी को याद करिए, निश्चित रूप से आपकी सारांश और व्याख्या अपने आप में सही हो जाएगी। फिर उसके बाद अगला खंड होता है पत्र लेखन का। पत्र लेखन समझिए कि बिल्कुल गणितीय भाग है, इसको आप हिंदी समझने की आवश्यकता नहीं है, यह वस्तुतः गणित है, इसका बना बनाया ढांचा है। अगर आपने इस ढांचे को थोड़ा भी इधर उधर करने की कोशिश की तो जिस स्तर पर आप इस ढांचे को तोड़ेंगे उसी स्तर पर आपका नंबर भी कट जाएगा। अगर आपने भौदी लिखा रहता है, भौदी के नीचे, भौदी के बगल में ठीक कामा नहीं लगाया तो फिर आपका आधा अंक वहाँ पर कट गया। ठीक है, निश्चित प्रारूप है। अगर तिथि है, किस तिथि को पत्र प्रेषित किया गया वहाँ पर लिखा रहता है, जैसे सपोज करिए कि आज 22 अप्रैल है तो 22, उसके बाद अप्रैल जो है वो संख्या में नहीं लिखा जाता है, 4 नहीं लिखा जाता है, 22/4/2024 जैसे आपने लिखे उसे आपको 4 पे गोला करके अंक काट देंगे, क्योंकि वहाँ का निर्धारित प्रारूप है कि माह को तिथि में न लिख करके किस में लिखा जाता है, मतलब अंकों में न लिख करके उसको देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, अक्षरों में लिखा जाता है। तो इस प्रकार से इसका एक बना बनाया प्रारूप होता है, इस प्रारूप का आपको अनुसरण करना है। प्रारूप से एक चीज़ और याद आ गई कि प्राय पूछा जाता है, लोग कंफ्यूज रहते हैं कि प्रारूप लिखिए अगर आ गया तो प्रारूप लिखिए तो आपको बिल्कुल जैसे प्रारूप माने क्या हुआ, सांचा हुआ, फ्रेमिंग हुई, ये आपका ये यंत्र है इसकी एक फ्रेमिंग है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको लिख दिया लिखित प्रारूप तो लिखित प्रारूप का मतलब इसमें आपको जो आवश्यक सामग्री है उसको भी डालना है, ठीक है। तो लिखित प्रारूप हो गया। और उदाहरण है तो पूरी तरह से आपको रखना है कि जैसे आप बताना चाहते हैं ये देखिए ये है, ये माइक है तो माइक आपने उदाहरण दे दिया, प्रारूप पूछा तो माइक का प्रारूप होता है। तो इस प्रकार से प्रारूप का मतलब आपको सांचा बनाना है, डाट डाट करके लिख देना है, ऊपर से नीचे पूरा क्रम, सेवा में प्रेषक, विषय, भौदी ऐसे करते हुए लिख देना है। अगर लिखित प्रारूप पूछता है तो साथ में आपको उससे संबंधित तथ्य भी देने हैं, लिखित का मतलब उससे संबंधित उदाहरण भी रखने हैं, लेकिन उसको संक्षिप्त रखना है। उसके बाद उदाहरण पूछा जाता है तो उदाहरण को लिखना है। ठीक इसी प्रकार से उसके बाद फिर अगला खंड 15 अंक का होता है, सारणी होता है।
सारणी में समझिए मुश्किल से 6 कॉलम रहते हैं, और मुश्किल से क्या कन्फर्म 6 कॉलम रहते हैं। उन 6 कॉलम में मुश्किल से 6-7 पंक्तियां रहती है। उस 6 पंक्ति में आपको 15 अंक मिलने वाला है। इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ढांचे का कितना महत्व है। तो सारणी भी एक प्रकार से, जैसे हमने भी सारांश की बात की, तो सारणी भी क्या एक सार लेखन है। जो लंबा चौड़ा पत्र है, उस लंबे चौड़े पत्र को आपको संक्षिप्त में एक तालिका में, एक कॉलम में लिख देना है। और इस रूप में यहाँ पर जो सारांश वाली शैली है वह बहुत ही प्रभावी है। और यहाँ पर भी अगर थोड़ा भी हेरफेर हुआ, यहाँ पर आपने मुझे यह कहने का निर्देश हुआ, मैं यह कहना चाहता हूँ, या मुझे यह निर्देश प्राप्त हुआ है, आपको निर्देशित किया जाता है, इस प्रकार के शब्दों का जैसे आपने प्रयोग किया वैसे आपके अंक कट जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर विषय और आशय में उसके मुख्य तथ्य क्या है इसको रखना है, ना कि पूरा पत्र का विवरण देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से समझिए कि यहाँ पर आपको बिल्कुल संक्षेपण की शैली अपनानी है, सारांश की शैली अपनानी है। अब फिर अगला खंड क्या होता है, मुहावरे का खंड है। मुहावरे में आपको अगर आपने प्रयोग किया कि राम ने मोहन को छुरा भोंक दिया, और इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं, और पुलिस ने देखा तो 9-2-11 हो गया, तो इसमें आपको अंक मिलने वाले नहीं हैं। आप वहाँ पर इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। इसको थोड़ा एक गंभीर प्रयोग हो सकता है कि जैसे ही भारतीय सेना ने चीनियों को जवाब देना शुरू किया, जो चीनी सैनिक थे वो वहाँ से 9-2-11 हो गए ना। या मान लीजिए कलेजा जो है फट जाना ना, तो इस प्रकार से कलेजा फट जाना, अगर आपने छोटा इस प्रकार से उदाहरण दिया। लेकिन अगर इसका कैसे सही प्रयोग हो सकता है कि जैसे ही कोरोना काल में माँ ने अपने इकलौते बेटे का मृत शरीर देखा, उसका कलेजा क्या हुआ, फट गया। ये मार्मिक है। जैसे ही भारत ने वर्ल्ड कप जीता, हर घर में घी के दीपक जलाए गए ना। तो इस प्रकार से आपके अपने प्रयोग को समसामयिक संदर्भों में, ऐतिहासिक संदर्भों में, सांस्कृतिक संदर्भों में वहाँ पर दिखाना होता है। इसका उद्देश्य यह है कि वो परीक्षक समझ जाते हैं कि आपके ज्ञान में विविधता है, यानी कि बुक में जो लिखा रहता है उसको छोड़ हाँ, के अपनी तरफ से अपने बिल्कुल आपको अप्लाइड रूप से प्रयोग करना है, जिससे समझ में आई चीज़ें, और वो उसी समय की चीज़ें वहाँ पर जितना भी समसामयिक चीज़ों से, तथ्यों से जोड़ सकते हैं उस प्रकार से। जैसे अपनी करनी अपनी भरनी आ गया, तो अब जैसे निर्भया कांड है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि निर्भया कांड के दोषियों को फांसी की सज़ा मिली, सही ही कहा गया है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो इससे क्या होगा, इससे आपने बता दिया कि आप अपने वातावरण के प्रति जागरूक हैं, आप अपने वातावरण के संवेदनशील हैं, और साथ ही जो एक समाज का न्याय का मनोविज्ञान है उसको भी आप धारण करते हैं। और ये चीज़ निश्चित रूप से सबको प्रभावित करती है। परीक्षक की भी अपनी बेटियां होती हैं, बहू होती हैं, माताएं होती हैं, और कहीं पर भी माताएं अगर असुरक्षित हैं तो अंतःस्थल को झकझोरती हैं। और इस प्रकार से जैसे ही आपने परीक्षक के मन को नहीं, हृदय को छुआ, वो बहुत उदार ढंग से आपको नंबर देगा। और यही कारण है कि लोक सेवा आयोग में जो अभी उत्तर पुस्तिकाएँ अभी पीसीएस के संदर्भ में आई हैं, बहुत से लोग हिंदी में 100 से अधिक नंबर पाए हैं, सामान्य हिंदी में, और कुछ लोग 60 नंबर पाए हैं। तो उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे कारण इसी प्रकार के प्रयोग का है। विवेक सिंह प्रज्ञा प्रवाह चैनल से जुड़े रहे हैं, एसडीएम बने थे, आपने उनका साक्षात्कार भी लिया है, भाई बहन तो दोनों हुए थे। तो उनको मुहावरे और लोकोक्ति में 30 में से 27 अंक प्राप्त हुए थे, और यह तब प्राप्त हुए कि जबकि उनका एक मुहावरा गलत था। तो मतलब पूर्णांक प्राप्त हुए। क्यों? क्योंकि उनका प्रयोग इसी प्रकार से समसामयिक और प्रभावी रहता था। तो आपको भी अगर 100% अंक प्राप्त करने हैं तो निश्चित रूप से आपको यह शैली अपनानी पड़ेगी, चाहे यहाँ के क्षेत्र में हो या निबंध के क्षेत्र में हो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो आपका सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र है ये पूरा हो गया। और इसके संदर्भ में किस प्रकार से कैसे प्रयोग किया जाता है, अभी आपने प्रज्ञा प्रवाह चैनल की चर्चा की थी। तो यूट्यूब चैनल के साथ साथ जो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर ऐसे जो सफल प्रतियोगी हैं उनकी उत्तर पुस्तिकाएँ प्रेषित की जाती हैं। जो शुद्ध या अशुद्ध से संबंधित खंड हैं उनकी प्रामाणिक अध्ययन सामग्री निःशुल्क है उस चैनल में, प्रज्ञा प्रवाह आईएसपी टेलीग्राम चैनल है, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न निबंध से संबंधित है। ठीक है, अभी हम आपसे चर्चा ही कर रहे थे कि किस प्रकार से जो निबंध का भाग है, निबंध के भाग में बहुत अधिक वेरिएशन देखा गया, बहुत अधिक विविधता देखी गई, और निबंध ने ही तमाम लोगों की नैया पार लगा दी। निबंध ने तमाम लोगों को सफलता से बांध दिया और कई लोगों को सफलता से बाहर कर दिया। तो उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण देखिए, जैसे कोई भी चीज़ है, सभी का मूल मंतव्य, चाहे वो समाज में हो, चाहे राष्ट्र में हो, चाहे उत्तर पुस्तिका के संदर्भ में हो,
सारा का सारा खेल प्रस्तुतिकरण का है। ठीक, जो कहा जाता है कि बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाँव। अगर आप अच्छी बात करेंगे तो आपको हाथी पर बैठा दिया जाएगा, और अगर आप खराब बात करेंगे तो हाथी के पाँव के नीचे आपको दबा दिया जाएगा। मैं बार बार, हमारे पिताजी, पूज्य पिताजी अब वहाँ पर हैं, वहाँ से उनका आशीर्वाद मिलता रहता है स्वर्ग लोक से, तो कहते थे कि बेटा, अगर कोई स्त्री है, अगर आप उसे जा कर के माँ कहते हो तो निश्चित रूप से वो पूरा आशीर्वाद देगी, खाना पीना जो भी आप मांगोगे दे देगी। और वो माँ का मतलब पिता की पत्नी भी होता है, लेकिन आप दुनिया की सभी स्त्रियों को अगर कहोगे ये हमारे बाप के मेहरारू, तो फिर क्या देगी आपको ना। तो ये क्या है, यह खेल प्रस्तुतिकरण का ही है। ठीक इसी प्रकार से निबंध में भी या आपके जीएस के प्रश्न पत्र में भी, सभी में भी आपको एक प्रस्तुतिकरण करना है। अगर हमारी नाक यहाँ ना रह करके अगर यहाँ हो जाएगी तो हम कैसे बेडौल लगेंगे। तमाम ऐसे इस प्रकार की थोड़ी सी विकृति हो जाती है तो चेहरा कितना ख़राब हो जाता है, लोग प्लास्टिक सर्जरी से क्या क्या करवाने लगते हैं। तो ऐसा ना हो कि परीक्षक देखे और सोचे कि इसको तो प्लास्टिक सर्जरी वाले डिपार्टमेंट में भेज देते हैं, अभी यहाँ पर रहने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे अभी हमारे पास ढेर सारी उत्तर पुस्तिकाएँ आती रहती है, लोग मूल्यांकन के लिए भेजते रहते हैं। अंध औद्योगिकरण पर्यावरण प्रदूषण का स्रोत है, इसके संदर्भ में उत्तर पुस्तिकाएँ आई तो सब लोगों ने औद्योगिकरण इंग्लैंड में शुरू हुआ, औद्योगिक क्रांति के बाद शुरू हुआ, फिर यहाँ से आगे बढ़ा, फिर ऐसे बढ़ते 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 पूरा उद्योग का इतिहास लिख दिए। उसके बाद फिर पर्यावरण प्रदूषण बता दिए। लेकिन यहाँ पर मुख्य शब्द क्या है, मुख्य शब्द है अंध। यहाँ पर ना तो औद्योगिकरण पूछ रहा है, ना पर्यावरण प्रदूषण पूछ रहा है, बल्कि यह पूछ रहा है कि अंध औद्योगिकरण में और पर्यावरण प्रदूषण में क्या संबंध है, स्रोत है, सोर्स है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले किसे स्पष्ट करना है, अंध शब्द को स्पष्ट करना है कि वस्तुतः क्या, जब अंध का मतलब क्या होता है, जिसे ना दिखाई दे। तो जब हम औद्योगिकरण करते हैं तो कैसे अंधे होकर करते हैं, तो क्या क्या नहीं देखते, प्रकृति को नहीं देखते, जैव विविधता को नहीं देखते, वायु को नहीं देखते, हवा को नहीं देखते, पानी को नहीं देखते। तो जब इनको नहीं देखते हैं तो फिर क्या होता है, ये प्रदूषित होते हैं। वस्तुतः बिना उद्योग के हमारी जीवन यात्रा चल ही नहीं सकती। आदि मानव से लेकर के जब उसने पहली बार पहिए का आविष्कार किया और अब वायुयान तक उड़ा रहा है, ये सब पूरी की पूरी यात्रा किसकी यात्रा है, उद्योग की यात्रा है। आप हमसे जो प्रश्न पूछ लो ये यंत्र लेकर के, क्या उद्योग नहीं होता तो क्या आप हमसे प्रश्न पूछ पाते, या जो आपके प्रतियोगी गण हैं, अभ्यर्थी गण हैं, लाभान्वित हो पाते? नहीं लाभान्वित हो पाते। लेकिन हमें ये यहाँ पर करना है कि वस्तुतः कभी भी कोई भी चीज़ अगर अनियंत्रित रूप में की जाएगी तो फिर, जैसे धृतराष्ट्र अंधे थे, अंधा एक सिंबल है, तो फिर पुत्र क्या होगा, दुर्योधन ही होगा। मतलब वो चीज़ों को तहस नहस करेगा ही। ठीक इसी प्रकार से अगर हम अविचारित रूप से, असमीक्ष रूप से ना चीज़ों को करेंगे तो निश्चित रूप से पर्यावरण प्रदूषित होगा। तो उसी कारण से फिर क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। आज पृथ्वी दिवस हमने चर्चा की तो उसमें पूरे ढेर सारे डाटा आज आए हुए हैं। अब मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भी दिवस हो, पर्यावरण दिवस है, पृथ्वी दिवस है, महिला दिवस है, इन सब में आपको भरपूर सामग्री मिल जाती है और इन्हीं क्षेत्रों से निबंध आते हैं। तो आप आज का अखबार पढ़ लीजिए, तथ्यों को इकट्ठा कर लीजिए और देखिए कि इसको हम कहाँ पर इसको रख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर निबंध का मूल मंत्र यही है कि शीर्षक आपका जीवन साथी है। अगर आपने उसको छोड़ा तो फिर निश्चित रूप से आपकी जीवन नैया पार होने वाली नहीं है। अंध शब्द को स्पष्ट करिए, फिर पर्यावरण प्रदूषण का स्रोत है इसे स्पष्ट करिए। यहाँ पर यह भी स्पष्ट करना है कि क्या पहले जब औद्योगिकरण नहीं था तो पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता था। आप वहाँ पर आंकड़ों के साथ प्रेषित करिए। उसके बाद जो रिपोर्ट्स हैं उन रिपोर्ट्स के आधार पर यहाँ बताइए कि किस प्रकार से औद्योगिकरण ने किन किन चीज़ों को प्रभावित किया है, विशेष रूप से जैसे भूमंडलीय तापन है, जैव विविधता है, सारी चीज़ें हैं। उसके बाद फिर बताइए कि इसको बचाने के लिए ग्रीन हाउस गैसेज हैं, उत्सर्जन है, इसको बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किया जा रहा है। तो इनका सबसे अच्छा स्रोत जो है वो क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, संपोषणीय विकास, जो हमारे यहाँ कहा गया है तेन त्यक्तेन भुंजी था। उपनिषदों में ईशावास्य उपनिषद का वाक्य है कि त्याग करते हुए भोग करो। तो किसका त्याग करना है, हमें अविवेक का त्याग करना है, अंधता का त्याग करना है, आगामी पीढ़ी के लिए पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए अपनी उद्यम लालसाओं का त्याग करना है। और इसी में सबसे प्रासंगिक कथन है महात्मा गांधी का है, जिसमें वो कहते हैं कि यह धरती सारे प्राणियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, किंतु एक भी व्यक्ति की लालच की नहीं। कैन फुलफिल द नीड बट नॉट द ग्रीड। नीड की पूर्ति कर सकती है, ग्रीड की पूर्ति नहीं कर सकती है। तो हमें अपनी नीड के लिए
प्रकृति का दोहन करना है, ना कि अपनी ग्रीड के लिए प्रकृति का शोषण करना है। ठीक है, और इस यहाँ पर आप ढेर सारी चीज़ों को हम अपनी संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। जैसे आज पृथ्वी दिवस अब मनाया जा रहा है, और कितने अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त है पूरा, और वहाँ पर कहा गया है माता भूमि पुत्रो वहम पृथिव्या। तो अगर हम प्रकृति का माता के रूप में देखेंगे तो फिर निश्चित रूप से माता हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। वहाँ पर पूरा श्लोक है कि जिस प्रकार से गाय जो है दुग्ध के द्वारा बच्चों का पालन पोषण करती है, उसी प्रकार से धरती मैया एक गाय है और अपने जितनी भी आवश्यकताएं चीज़ें हैं, इसको रत्नगर्भा कहा जाता है, अपने रत्नों के द्वारा हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इस रूप में इसका हमको क्या करना चाहिए? इस रूप में हमको आशावादी समापन करना चाहिए। और यहाँ पर अपने निबंध को प्रामाणिकता प्रदान करने के लिए हमारे अभ्युदय कोचिंग से भी मैं जुड़ा हूँ, वहाँ पर ढेर सारे आईएएस आते रहते हैं, अपने अनुभव बताते हैं, जिसमें बताते हैं कि चाहे जीएस का प्रश्न पत्र हो, चाहे निबंध का प्रश्न पत्र हो, वो प्रामाणिकता की अपेक्षा करते हैं। क्यों अपेक्षा करते हैं? इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान यही है कि जब आप आधिकारिक रूप में वहाँ पर स्थापित हो जाएंगे तो अपनी चीज़ों को कहने के लिए आपके पास प्रमाण भी होना चाहिए, तथ्य भी होना चाहिए। तो आप वहाँ पर कह सकते हो, जैसे चुनाव सुधार है तो आप कह सकते हो सर टीएन सेशन ने इस प्रकार से सुधार किया और इस प्रकार से हमको यहाँ पर लाना है, हमारे पूर्वाधिकारी ने इस प्रकार से गड़बड़ी की, इस कारण से चीज़ें खराब हो गई। ठीक है, इस शैली आपको यहाँ पर अपनानी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तमाम जैसे SDG 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 ना, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य 2030, इसमें पूरा पर्यावरण के बारे में, उद्योग के बारे में, भुखमरी के बारे में, गरीबी के बारे में, महिला सशक्तिकरण के बारे में, मतलब ये समझिए कि SDG 2030 एक रामबाण है, बैलिस्टिक मिसाइल है। यहाँ प्री के लिए भी, मुख्य परीक्षा के लिए भी, इंटरव्यू के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। और जब आप अधिकारी बन जाएंगे तो इसको इम्प्लाई करिए। इसका जो प्रिम्बल है, जो प्रस्तावना का वाक्य है, वाकई मुझे बहुत प्रभावित करता है। उसमें लिखा है कि जब इस हम महान यात्रा पर निकले हैं तो हमें यह देखना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति पीछे न छूटने पाए, नो वन बिहाइंड, नो वन लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, यह बिल्कुल जो महात्मा बुद्ध का जो महायान दर्शन है उससे संप्लावित है। महात्मा बुद्ध भी इस चीज़ को सदियों पूर्व कह गए। उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को तब तक मुक्त नहीं समझूंगा जब तक एक भी व्यक्ति पीड़ा से ग्रस्त है, एक भी व्यक्ति दुख से पीड़ित है। तो कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से हमें निबंध की फ्रेमिंग करनी है। जहाँ आँख है वहीं आँख रखेंगे, अगर आँख को आप पीछे रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका निबंध विकृत होगा। और यही कारण है कि इतना वेरिएशन होता है कि कुछ लोग 40 नंबर पा जाते हैं, ठीक है, 100 में, 120 में, और उसके बाद कुछ लोग क्या पाते हैं, अभी समीक्षा अधिकारी में 120 का होता है तो उसमें कितना रहता है, मतलब 40 नंबर के 3 निबंध रहते हैं, 4 तिहाई 12, 120 में। और पिछले बैच से हम जुड़े हुए थे अभ्यर्थी सुरेंद्र त्रिपाठी, तो 86 नंबर पाए थे। तो उसके पीछे यही थे, उन्होंने बिल्कुल निश्चित रूपरेखा बनाई, इस प्रकार से निबंध का प्रस्तुतकरण किया। कुछ लोग 40 नंबर पा गए, क्योंकि इसी प्रकार से उन्होंने पूरा उद्योग का इतिहास लिख दिया, व्याख्या लिख दी, प्रदूषण के प्रकार बता दिए, वायु प्रदूषण ये है, ध्वनि प्रदूषण ये है, जल प्रदूषण, पूछ नहीं रहा है ये क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको निबंध की अपनी फ्रेमिंग करनी है। अभी आपने अनौपचारिक वार्ता के क्रम में हमसे कहा था कि सर कोई इस संदर्भ में कोई किताब होगी तो बताइएगा। देखिए, तो इसमें जो तथ्य हैं, प्रस्तुतिकरण आपको खुद करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ, अभी तक निबंध की ऐसी कोई किताब नहीं आई है जिसमें प्रस्तुतिकरण बिल्कुल आयोग का जो मानक है उसके हिसाब से की गई हो। ठीक है, प्रस्तुतिकरण को आपको खुद देखना पड़ेगा, और देखने के लिए कहीं बाहर मंगल ग्रह में जाने की आवश्यकता नहीं है। खुद आपको जो शीर्षक है उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, उसके हर पद को स्पष्ट करना पड़ेगा। जैसे इसी में पहले अंत को स्पष्ट करिए, औद्योगिकरण को स्पष्ट करिए, फिर दोनों में संबंध दिखाइए, और उसके बाद एक केवल समस्या का रोना नहीं रोना है, माना कि अंधेरा घना है लेकिन दीपक जलाना कहाँ मना है, तो आपको आशा का दीपक जलाना है। आशा के दीपक के रूप में आपको संपोषणीय विकास, महात्मा गांधी का कथन, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, इन सबको रखना है। इन सबको रखने के पश्चात चीज़ों को रख देना है। इसी प्रकार से आया था अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाएं, है ना। तो अब इसमें क्या करना है आपको? इसमें अप्रत्याशित पद को स्पष्ट करना है। आपदा क्यों आपदा हो जाती है? क्योंकि पता ही नहीं रहता। जैसे आपने हमको सूचित किया कि नहीं इस समय आना है, तो आपदा तो बता के आती नहीं, कब बादल फट पड़ेंगे, कब आग बरसने लगी, कब ज्वालामुखी हो जाएगा। तो इसी कारण से आपदा क्या होती है, बहुत ही प्रलयंकारी होती है ना, और इसीलिए सबसे हानिकारक होती हैं। तो आपको यहाँ पर स्पष्ट करना पड़ेगा कि किस प्रकार से कैसे कैसे लोग वहाँ पर सुनामी आई, वहाँ पर समुद्र में पर्यटन बना रहे थे, सारे के सारे समा गए, कुछ भी सोचने का मौका तक नहीं मिला।
हाँ, लेकिन फिर आपको यहाँ पर ये भी रखना है कि सुनामी एक एक बिंदुओं से ही बनी थी। इसी प्रकार से अगर हम एक एक हाथ से सहयोग करेंगे, उठाएंगे, हमारी राजनीतिक भूमिका आ जाएगी, सामाजिक भूमिका आ जाएगी, सारी की सारी भूमिकाएँ आएंगी, तो हम वहाँ पर उस पर विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। आप जापान का उदाहरण दे सकते हैं, जहाँ से सुनामी शब्द ही आया है। किस प्रकार से वहाँ अग्निबल है, जो ज्वालामुखी का अग्निबल है, वहाँ से घिरा हुआ है, भूकंप से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी छोटा सा देश है, दो विश्व युद्ध को झेल चुका है, वृद्धि सा देश और विकसित राष्ट्रों में शामिल है। तो आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा कि अगर हम अपनी तैयारी को सुनियोजित ढंग से रखें, सही ढंग से रखें, तो फिर हम तो किस परंपरा के हैं, हम तो उस अगस्त की परंपरा के हैं। अगर समुद्र परेशान करने की कोशिश करता है तो हम उसको पी भी सकते हैं, ठीक है। हम दशरथ माझी की परंपरा के हैं, अगर तुम हमारी पत्नी को प्यासा रखोगे तो हम तुमको खोद करके जल धारा बना देंगे, माउंटेन मैन। तो इस प्रकार से वहाँ पर आपको रखना पड़ेगा कि बाधाएं आती हैं आए, जो अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, घिरे पड़े की घोर घटाएं, कदम मिलाकर चलना होगा। सब जरूरी की चीज़ क्या है, कदम मिलाकर चलना होगा। तो यहाँ पर राजनेताओं को कदम मिलाकर, उसमें प्रश्न नहीं था, सामाजिक और राजनीतिक भूमिका, तो किस प्रकार से हमारी सामाजिक भूमिका हो सकती है, किस प्रकार से राजनीतिक भूमिका हो सकती है। उसके बाद कोई भी पर्यावरण का निबंध आए, कुछ भी आए, बार बार प्रज्ञा प्रवाह यूट्यूब चैनल में ढेर सारे जो निबंध उन्हें उपलब्ध है, और हमेशा उनमें से निबंध आ ही जाते हैं। तमाम लोग जो सीधे सीधे नहीं जुड़े हैं वो भी शेयर करते हैं। आपने तमाम लोगों का साक्षात्कार लिया होगा, उन्होंने बताया भी होगा कि किस प्रकार से उनसे लाभान्वित हुए। यहाँ पर मुँह मियाँ मिट्ठू बनने की बात नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर एक चीज़ प्रस्तुत की गई कि कोई भी कविता, कोई भी आपदा से संबंधित, समस्या से संबंधित निबंध है तो आप वहाँ पर लिख सकते हो कि बाधाएं, उस पर लिख सकते हो कि खम ठोक खेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखड़, मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो इस प्रकार से आप वहाँ पर चीज़ों को समापन कर सकते हो कि चाहे जितनी भी आपदाएं आएँ, हम इनसे पार पा सकते हैं, और यही मानव की महिमा है, और यही जो आदि मानव से अभी तक की जो मानव की यात्रा है विकसित होने की, इसी यात्रा में उसकी महिमा निहित है। तो इस प्रकार से आपको फ्रेमिंग करनी है। अब इसी के साथ में आपने एक चीज़ और कही थी, कैसे किस प्रकार से जो पीसीएस की परीक्षा है उसके संदर्भ में, चूँकि हमारे पास अभी दोनों चीज़ें हैं, पीसीएस की परीक्षा भी नहीं होने जा रही है, आरओ की परीक्षा भी नहीं होने जा रही है, और दोनों के संदर्भ में चाहे आप पीसीएस की परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा हो या समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा हो, जीएस हो ही आना है, ठीक है। तो इसलिए ये वो चीज़ आपके लिए लाभदायक है। तो इस रूप में आप सामान्य अध्ययन जो पढ़ रहे हैं, सामान्य अध्ययन में मुख्य परीक्षा को भी समानांतर रूप से, पैरेलल रूप से जोड़ते रहें, और 1 घंटे लगभग डेढ़ घंटे अगर आप इसके प्रारंभिक प्रश्नों को दे रहे हैं। प्रारंभिक प्रश्नों को देने का मतलब ये है कि अभी तक की जो प्रवृत्ति रही है, हमेशा ये चीज़ रहती है कि जो पुराने प्रश्न पत्र हैं वो किसी न किसी रूप में पूछे जाते हैं। तो आप प्रतिदिन बिल्कुल अपनी दिनचर्या में ला लें, जैसे आप पूजा पाठ या नित्य क्रिया की दिनचर्या होती है, उसी प्रकार से नित्य प्रश्न हल करने की दिनचर्या होनी चाहिए। दुनिया भर में टेस्ट सीरीज इसीलिए इतनी तेज़ी से फैल रही हैं, उनके पीछे उद्देश्य यही रहता है कि वो प्रश्नों का अभ्यास कराती हैं। आप उन प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। पुराने प्रश्न पत्र को बार बार देखिए, करंट के एक मैगजीन पढ़ते रहिए, और इस प्रकार से चीज़ों से जुड़े रहेंगे तो आपका प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की चीज़ें भी तैयार होती रहेंगी। और अभी नया पाठ्यक्रम जुड़ा है, अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी मार्कशीट जारी की है प्रारंभिक परीक्षा की भी। तो प्रारंभिक परीक्षा में कई ऐसे लोग हैं जो CSAT में फेल हो गए हैं, उन्होंने मार्कशीट भेजी है। तो इस प्रकार से हमें CSAT को भी हल्के में नहीं लेना है। सामान्य हिंदी से संबंधित चीज़ें, इंग्लिश से संबंधित चीज़ें, अब मैं अर्थमेटिक में जो क्वेश्चन बार बार आते हैं, लाभ हानि के प्रतिशत के प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों को आपको बार बार हल कर लेना होगा, नहीं तो फिर संकट आपके समक्ष आने वाला है। तो इन सब चीज़ों को आपको देखते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाना है। और कोई प्रश्न? सर, बहुत सारे छात्र, जैसे कि हम खुद ही भी ये जानना चाहेंगे, जैसे जो आपने बताया पत्र लेखन वगैरह वाला, ये सब सारी चीज़ें हो गई, वो यूट्यूब से या फिर आपके चैनल के माध्यम से चीज़ें तो पता चल जाती है, कैसे फ्रेमिंग करनी, कैसे सारी चीज़ें। लेकिन अगर कोई मतलब प्रैक्टिस करने के लिए बुक्स वगैरह भी होते हैं, या फिर मतलब PYQ देख के वो सारी चीज़ें करते हैं? निश्चित रूप से प्रैक्टिस करने के लिए किताबें हैं ही। जैसे अगर आपको प्रामाणिक किताब की चर्चा करनी है तो हरदेव बारी की राजकाज में हिंदी है, उसमें, और उसके बाद जितने लोगों ने लिखा है, जैसे घटना चक्र की भी आती है, तो उन सब लोगों ने उसी की नकल करके, उसी का अनुकरण करके लिखा है, तो आप उनको देख सकते हैं। और दूसरा, पत्र की प्रामाणिकता, उसमें जो चीज़ छपी हैं, पत्र की प्रामाणिकता के लिए जो सचिवालय से निर्गत पत्र होते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि जो हमारा प्रज्ञा प्रवाह टेलीग्राम चैनल है उसमें उन पत्रों को सीधे सीधे प्रेषित कर देते हैं। वहाँ पर मैंने लिखा भी है कि इस पत्र को सूक्ष्मदर्शी से देख लें कि कहाँ कामा लगा है, कहाँ पाई लगी है, और उसी प्रकार से आप भी कामा और पाई लगाएं। तो यही प्रारूप है, वहाँ पर वो प्रारूप आपको मिल जाएंगे, और उसकी अध्ययन सामग्री के लिए, उसके पढ़ने के लिए
आप कोई भी इस प्रकार से, जैसे प्रामाणिक किताब राजकाज हिंदी, राजकाज में हिंदी हरदेव बाहरी की है, उसके बाद घटना चक्र प्रकाशन की आती है, वहाँ पर देख सकते हैं। वहाँ पर उन पत्रों की रूपरेखा बताई गई है और हमारे द्वारा भी जो यूट्यूब चैनल में है उनमें एक श्रृंखला भी जारी की जाएगी। अभी तो जारी मतलब कुछ वीडियो जिससे संबंधित उपलब्ध हैं और भविष्य में और उपलब्ध किए जाएंगे। तो इस रूप में वहाँ इसके संदर्भ में भी और निबंध के संदर्भ में, जैसे समीक्षा अधिकारी का निबंध था, पिछली बार पूरा का पूरा जो गेस्ट निबंध किया गया तो वही आ गया। तो उसके पीछे कुछ ऐसा नहीं है कि हमें कोई, मैं ज्योतिषी हूँ और आकलन कर लेता हूँ। उसके पीछे यही है कि जो अभी तक के पीसेस में प्रश्न आए हुए थे वो समीक्षा अधिकारी में निबंध के प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप उन निबंधों पर बार बार अभ्यास कर लीजिए, उससे संबंधित सामग्री को चलते फिरते खोजते देखते रहिए, इकट्ठा करते रहिए। सामग्री की आपने बात संपादकीय जैसे आज ही है, पृथ्वी दिवस पर ढेर सारी चीज़ें निकलती हैं। ऐसे महिला के संदर्भ में मैं अभी से घोषणा कर दे रहा हूँ कि भविष्य का जो निबंध होगा उसमें एक निबंध लोकसभा चुनाव 2024 के निहितार्थ, इस पर निबंध आने वाला है। तो अभी से आप चीज़ों को देखते रहिए। इसके संदर्भ में एक दो तमाम चीज़ें हैं, जैसे आलोचना के संदर्भ में मोहम्मद इकबाल ने कहा था लोकतंत्र में कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है, जहाँ बंदों को गिना करते हैं तौला नहीं करते ना। जहाँ पर क्या करती है, वोटों की गिनती होती है, तौला नहीं जाता कि कौन व्यक्ति कैसा है। तो इसलिए आप सबको तौलना भी है, अपने प्रत्याशियों को तौलना है। तो यह एक इस प्रकार से जो चीज़ें मिल जाती है, जैसे कुछ लोग उदासीन रहते हैं, तो जो मंथरा ने कहा कि को नृप होए हमें का हानि, चेरी छोड़ अब होब की रानी ना। कोई भी राजा हो, हमें क्या हानि होगी। तो आपको बहुत हानि होने वाली है अगर आपने विचार नहीं किया। आप भले आप रानी भी बन सकते हो। तमाम ऐसे लोग हैं जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चेरी कब रानी बन जाए। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की कितने निर्भर परिवार से संबंधित रहे हैं, वो बार बार इस बात को उल्लेख भी करते हैं कि मैं चाय बेचने वाले परिवार, मतलब चाय बेचा करता था। इस प्रकार से तो ढेर सारी चीज़ें हैं। या जो हमारी राष्ट्रपति हैं, कितने पिछड़े वर्ग से संबंधित रहे, आदिवासी क्षेत्र, उसके बाद ढेर सारी आपदाएं विपदाएं उनके जीवन में आई और जब सर्वोच्च पद पर बैठी हैं तो आपको चेरी से रानी बनने का अवसर है। और वो सर्वोच्च अवसर क्या है, लोकतंत्र का महापर्व चुनाव है। तो इस प्रकार से चीज़ों को अगर आप रखेंगे अपने निबंध में तो निश्चित रूप से आपका निबंध ऊंचाइयाँ प्रदान करेगा और आप भी जैसे चेरी रानी बन जाती है वैसे आप भी अधिकारी बन जाओ। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे और हमारे व्यूअर्स के लिए इतनी अच्छी गाइडेंस दी। सर धन्यवाद। बहुत बहुत आभार विभांशु जी, आपने भी मुझे मंच दिया। और इस आपके और हमारे प्रयास की सार्थकता तभी होगी जो हमारे व्यूअर्स हैं इससे लाभान्वित हों, इसको संग्रहित करें, आत्मसात करें और सफल हों। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों आप लोग जैसे कि सर ने वीडियो में बताया गाइडेंस थी, यदि आप लोग सर से मार्गदर्शन लेना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे वीडियोज भी पड़े इन सारी चीज़ों से रिलेटेड। तो सर के चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वहां से जाकर वीडियोज देख सकते हैं। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप लोग का कोई सजेशन सुझाव होता है या फिर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।